बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 18 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए से वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसे जानदार जो है वो पैदा कर सकता है। सो रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। अपनी तरह के जानदार वो पैदा कर सकते हैं जिसके ज़रिए से उनकी जो स्पीशी है वो सरवाइव कर सकती है, स्पीशीज़ को मेंटेन रखा जा सकता है। सो वी कैन डिफाइन रिप्रोडक्शन एज इट इज़ द मैकेनिज़्म, एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा मैकेनिज़्म दैट प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन एंड मेंटेन्स स्पीशीज़, यानी जिसके ज़रिए से किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो सकती हैं और उसकी स्पीशीज़ को मेंटेन रखा जा सकता है। तो उस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये प्रॉपर्टी तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती है जिसके ज़रिए से वो फिर ज़मीन के किसी भी हिस्से पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनके सर्वाइवल को मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, वो करैक्टरिस्टिक्स जो कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उनके स्पीशीज़ के लिए नहीं बल्कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। जैसे करैक्टरिस्टिक्स में जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ह्यूमन बींग्स में देखें तो सर्कुलेशन का प्रोसेस है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये अगर जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो भी एक जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह अगर डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता तो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन रिप्रोडक्शन भी एक करैक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जो बाकियों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि रिप्रोडक्शन के ना होने की वजह से एक जानदार की डेथ नहीं होती, ठीक है, उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है कि उसकी स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती, नेक्स्ट जनरेशन उसकी नहीं आ सकती, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है ये इसका इंडिविजुअल को तो कोई फ़ायदा नहीं होता, एक फ़र्द को, किसी स्पीशी के एक इंडिविजुअल को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर इंडिविजुअल अपनी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए परफॉर्म करता है, यानी अपने स्पीशीज़ को सर्वाइव, अपने स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, उनको बाकी रखने के लिए एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है। सो इट इज़ अ मैकेनिज़्म दैट प्रोड्यूसेस नेक्स्ट जनरेशन एंड मेंटेन्स स्पीशीज़। ये प्रोसेस तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जानदारों के अंदर मौजूद होता है और हर एक स्पीशीज़ जो है वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है, और अगर वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं करेगी तो ज़ाहिर है उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसकी स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। And it is different from other characteristics, other functions, because it is not necessary for individuals but for their species, ठीक है। ये दूसरे फंक्शन से कैसे डिफरेंट है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि इंडिविजुअल्स की स्पीशीज़ को बरकरार रखने के लिए, उनकी स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप्स। रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह की होती हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, ए जो है ये एब्सेंस को शो करता है, यानी इसमें एसेक्सुअल जो है इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इट रिक्वायर्स ओनली सिंगल पेरेंट, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। यानी जैसे सेक्सुअल में होता है कि उसमें मेल और फीमेल जो हैं वो दो पार्टनर्स चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, इसमें सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, और वो सिंगल पेरेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से, माइटोसिस के ज़रिए से ही न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और सिंगल पेरेंट ये प्रोसेस करता है। अब माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस जो है ये किस तरह की रिप्रोडक्शन है, इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वालिदैन से बच्चों में क्रोमोसोम जो ट्रांसफ़र होते हैं वो जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी
ट्रांसफ़र होते हैं। और इस तरह फिर क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी जेनेटिकली वो अपने पेरेंट्स की तरह के होते हैं। बच्चे जो भी प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के ज़रिए से, वो अपने वालिदैन से रिजेंबल करते हैं, वो हूबहू अपने वालिदैन जैसे ही होते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं माइटोसिस में। उसमें फियन जो बाइनरी फियन के प्रोसेस होता है, स्पोरुलेशन, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, बडिंग, पार्थिनोजेनेसिस, ये डिफरेंट। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, और ये मेथड्स जो हैं ये बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एक रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब इससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से होता है। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ही पेरेंट से वो प्रोड्यूस होते हैं और बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस, उनके लिए एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, कोई सेकंड पार्टनर नहीं होता, इसलिए इस प्रोसेस में कोई डिले नहीं होता। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो तेज़ी से होता है। सेकेंडली, अब बेशक इसमें कह लें कि एक रैपिड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसमें तादाद में तेज़ी से इजाफा तो ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी ये लेस अडेप्टिव है। लेस अडेप्टिव मतलब कि इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। ऑर्गेनिजम्स जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम होते हैं, तो इन्वायरमेंट में तो चेंजेस आती रहती हैं, इसलिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑर्गेनिजम्स जब कह लें कि प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट उस टाइम वैसा नहीं होता जैसा पहले था। फर्स्ट जनरेशन के टाइम में जो इन्वायरमेंट था, सेकंड के टाइम में वैसा ही इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि उसमें चेंजेस आ चुकी होती हैं। तो वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस इन्वायरमेंट में लेस अडेप्टिव होते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये लेस अडेप्टिव मेथड है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें ऐसी स्टेज भी आ जाती है दैट इट जीओपर्डाइज द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। जीओपर्डाइज मतलब इट फिनिशेस, स्पीशीज़ के सर्वाइवल को ख़त्म कर देता है, स्पीशीज़ सर्वाइव ही नहीं कर सकती। कि ज़ाहिर है कि जब एक स्पीशीज़ जो है वो इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज ही नहीं हो सकती, वो इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा स्वेयर हार्श कंडीशंस हों, लेकिन उसमें जो इंटरनली जो उसकी अडेप्टेशंस हैं वो उनके मुताबिक नहीं होंगी, तो ज़ाहिर है वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। बस स्पीशीज़ जो है वो खुद को माहौल के मुताबिक जो है वो डाल ही नहीं सकेगी, उसमें नई जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस नहीं आ सकती। तो इस तरह क्या होता है कि स्पीशीज़ जो है वो दे में जीओपर्डाइज, दे में फिनिश, उनका सर्वाइवल जो है वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड जो इसकी सिग्निफिकेंस है, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक बेनिफिशियल मेथड है, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए, जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक और क्लोनिंग। इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उनने ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जो काफ़ी वैल्यूएबल करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए, और उसके ज़रिए से जो कह लें कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ह्यूमन्स ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरी करने के लिए इन मेथड्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो उनके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक बेनिफिशियल मेथड जो है वो प्रूव हुआ। यानी इंसानों ने इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस किए जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से टॉलरेट कर सकते थे। उनमें जेनेटिक मेकअप जो है उसमें भी चेंजेस नहीं लानी पड़ी, और उसके जो कह लें कि सक्सेसफुली सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनने प्रोड्यूस किए। लेकिन इसके साथ साथ इसके यानी जैसे क्लोनिंग की टेक्निक जो है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कि इसके ज़रिए से जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें रैपिड एजिंग का प्रोसेस होता है। रैपिड एजिंग, अब एजिंग जनरल अगर देखा जाए तो एजिंग होता है बुढ़ापा, उम्र का बढ़ना, लेकिन एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एजिंग जो है ये है बुढ़ापा, मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो फंक्शंस हैं उनमें ख़राबी आ जाती है। जब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी फंक्शंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं एजिंग का प्रोसेस है, साइंटिफिक टर्म में। ठीक है, जनरल टर्म में तो हम एजिंग क्या कहते हैं कि एक जो ओल्ड पीपल है, एक बूढ़ा शख्स जो है
उसको हम कहते हैं कि एजड है, ठीक है, एजिंग का प्रोसेस हम वो कंसीडर करते हैं। लेकिन साइंटिफिक टर्म में जब एक बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो रहे होते, उसके फंक्शंस ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें एजिंग का प्रोसेस आ गया है, ठीक है। तो अब क्लोनिंग के ज़रिए से चूँकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट के मुताबिक चेंज नहीं होते, ठीक है, उनमें अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उनमें चेंजेस नहीं आती, तो इसलिए क्या होता है कि उनके बॉडी फंक्शन जल्दी ख़राब होना शुरू होते हैं। यानी क्लोनिंग के ज़रिए से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें रैपिड एजिंग का प्रोसेस होता है। इसके अलावा वो इन्वायरमेंट को भी रेजिस्ट नहीं करते, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनको रेजिस्ट नहीं कर सकते, लो रेजिस्टेंस होती है टू इन्वायरमेंट, ये उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने रिप्रोडक्शन की एक टाइप जो है वो स्टडी, उसका इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें क्या है, इन्वॉल्व होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टू पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल हैं जैसे, तो मेल और फीमेल जो है उनके गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और उनके फ्यूजन से एक जाइगोट प्रोड्यूस होता है और वो जाइगोट जो है वो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब मेल गैमेट्स जो है वो स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स एग्स, यानी स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज़ होते हैं। तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है बेसिकली जिस रिप्रोडक्शन में होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसके लिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी चाहिए। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो यूनाइट होते हैं, यूनियन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और ये गैमेट्स जो फ्यूज़ होंगे, पहले गैमेट्स प्रोड्यूस कैसे होंगे, गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है मियोसिस के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने माइटोसिस पढ़ी, माइटोसिस की फेज़ होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल में माइटोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस वो फेज़ है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स यानी चिल्ड्रन में, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन फेज़ कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो रिड्यूस होती है, यानी गैमेट्स जो हैं, अब गैमेट्स मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, अब जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो टोटल एक ह्यूमन बींग के अंदर 46 मतलब एक सेल के अंदर और 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो अब जब गैमेट्स जो हैं जब फॉर्म होते हैं तो उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाते हैं 23। अब गैमेट्स, मेल गैमेट के पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल गैमेट के पास भी 23, और जब वो फ्यूज़ होते हैं, यूनाइट होते हैं, यानी उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके रिज़ल्ट में जो जाइगोट बनेगा, जो न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ जिससे स्टार्ट होगी, उसमें क्रोमोसोम की तादाद अगेन 46 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मियोसिस जो है रिडक्शन फेज़ की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो सेम रहती है। अगर मियोसिस का प्रोसेस ना हो, रिडक्शन फेज़ ना हो, तो फिर क्या होगा कि एक जनरेशन है, गैमेट्स जो हैं अगर उनमें 46 क्रोमोसोम ही होंगे तो मेल और फीमेल गैमेट्स जब यूनाइट होंगे तो जो जाइगोट बनेगा उसमें तादाद जो है वो 92 हो जाएगी। अगेन नेक्स्ट जनरेशन में 92 वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके गैमेट्स में 92 जब यूनाइट होंगे तो वो उससे भी डबल हो जाएंगे। तो इस तरह हर जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल होती जाएगी। लेकिन मियोसिस में क्या है कि ये क्रोमोसोम्स की तादाद को, चूँकि ये रिडक्शन फेज़ है, इसलिए गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है और नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है फिर सेम रहती है। इसके अलावा मियोसिस के थ्रू जो है जीन रिशफलिंग होती है। जीन रिशफलिंग यानी जैसे क्रोमोसोम प्रोफेज 1 जो है उसके दौरान क्रोमोसोम्स का प्रोसेस होता है, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने जो पार्ट्स, अपने सेगमेंट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। उन सेगमेंट्स के एक्सचेंज के थ्रू जो है वो जीन रीशफलिंग का प्रोसेस होता है और रीशफलिंग की वजह से नेक्स्ट जो कह लें कि कम्बिनेशंस बनते हैं वो न्यू कम्बिनेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें चेंजेस, इसीलिए जो सिबलिंग्स होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, उनकी भी खुसूसियात एक दूसरे से भी और अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे भी वो डिफरेंट होते हैं। वो इसी जो न्यू कम्बिनेशन का जो प्रोसेस है
यानी जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जीन की रिशफलिंग होती है इसके ज़रिए से होता है। मियोसिस की सिग्निफिकेंस देखते हैं। मियोसिस की सिग्निफिकेंस अभी उसकी डेफिनेशन में भी हमने जो डिस्कस किया कि एक तो इससे क्या होता है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें वो मेंटेन रहते हैं। एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज़ जो है उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, कम या ज़्यादा नहीं होती है। ये इसी रिडक्शन फेज़ की वजह से होता है। सेकेंडली वही क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के जरिए से न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, उनमें नई नई वैरायटीज़ आती हैं, वेरिएशंस आती हैं। इसी प्रोसेस के ज़रिए से वेरिएशंस बेसिकली मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशंस डेवलप होती हैं। थर्डली प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक जनरेशन, इसमें दो तरह की जनरेशन आती हैं और वो जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं, एक के बाद दूसरी जनरेशन का आना, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि दो जनरेशन होती हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। फर्स्ट ईयर में भी ये डिस्कस किया था कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट होती है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में, और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अगेन कन्वर्ट हो जाती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के अंदर। अब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है ये इसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इसके ज़रिए से स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और स्पोरोजेनेसिस यानी स्पोर प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो मियोसिस यानी रिडक्शन फेज के थ्रू होता है। तो इस तरह जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स। डिप्लॉइड, अब जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड है, ठीक है, लेकिन ये प्रोड्यूस क्या कर रही है, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस कर रही है मियोसिस के थ्रू। इसी तरह अब ये नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएंगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लॉइड जनरेशन है, लेकिन इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये क्या प्रोड्यूस करती है, डिप्लॉइड गैमीट्स यानी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। प्लांट्स में गैमीट प्रोडक्शन जो है ये माइटोसिस के थ्रू इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके अंदर गैमीट प्रोडक्शन जो है वो मियोसिस के थ्रू। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्लांट्स में जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू होते हैं, लेकिन एनिमल्स में गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है जी। तो ये तो था हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक। इसमें आपको जो भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। फिर आपको मज़ीद नेक्स्ट हम इसके बारे में प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।